देखें, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे समस्या है, लेकिन आखिरकार इस समस्या का हल जो है कैसे निकालेंगे। तो आप भी अगर आपके पास कोई भी समस्या ना, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा, हम आपको बताएंगे आखिरकार कानून क्या कहता है और आपको क्या करना है। सर, ज़मीन हमारा है, टोटल कागज़ हमारे पास है और 15 साल से कोई कब्जा कर रखा है, कैसे हटाएं। तो देखें, एक होता है ना कब्जा करने वाली बात है। अगर किसी के पास ज़मीन का सारा कागजात मौजूद है और उनकी ज़मीन को, ये ज़मीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं, अब ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन का कागजात किसी और के पास है। अब जिसके पास कागजात है उसके पास ज़मीन का कब्जा नहीं है। ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं ना, इसका कब्जा किसी और के पास है। अब कब्जा जो किसी और के पास है तो आखिर उसके पास क्या है? जब इनके पास कागजात है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। तो अब होता है कि ज़मीन पर जो है कब्जा किया है तो क्या किया? मकान भी बना लिया। ज़मीन पर कब्जा किया तो क्या कर रहा है? खेती कर रहा है। ज़मीन पर कब्जा करके जो है एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं पक्का मकान। अब यहाँ पर झोपड़ी जो है बना लिया, तो जो भी कर लिया है, लेकिन 15 साल से वो कब्जे में है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ज़मीन देखें, यहाँ पर जब खाली ज़मीन है, खेती वाली ज़मीन है, तो इसमें जो है उतना ये नहीं, समस्या नहीं है। इसलिए समस्या नहीं है कि ये ज़मीन खेती वाली ज़मीन है और जिसके पास कानूनन जो है साक्ष्य होगा वही उस प्रॉपर्टी का कानूनन मालिक होगा। आसानी से आप इस पर दावा कर सकते हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ FIR भी दर्ज करा सकते हैं। आखिरकार पुलिस के जो अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी हैं, वो भी पूछेंगे कि आप जो है, आपके पास जब कागजात नहीं है तो फिर आप इस ज़मीन को किस आधार पर कब्जा करके रखे हुए। तो ये खास करके खेती वाली ज़मीन को तो आसानी से आप खाली करवा सकते हो। लेकिन जब आता है कि मकान बना लिया, पक्का मकान बना लिया, झोपड़ी बना लिया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अब निर्माण कार्य हो चुका है, अब बात कर रहे हैं उसको हटने का, उसको तोड़ने का, तब तो उससे अब साक्ष्य मांगा जाएगा, सबूत मांगा जाएगा। तो ये मामला जब सिविल का मामला हो गया, यानी अब ये मामला सिविल सूट का मामला हो गया। आप कोर्ट में लेकर मामले को जाएंगे और आप अपना पक्ष रखेंगे, आप अपना समस्या रखेंगे कि आखिर कहानी क्या है, क्या कहता है नियम कानून। तो यहाँ पर देखें कि आखिरकार अब लंबे समय से वो भी कब्जे में है, तो उससे भी कोर्ट के द्वारा साक्ष्य मांगा जाएगा, सबूत मांगा जाएगा और उससे भी पूछा जाएगा आप जिस मकान में रह रहे हैं, जिस एक तरह से घर बनाकर आप जो रह रहे हैं, क्या उसके पास जो है आपके पास उस ज़मीन का कागजात है? आप किस आधार पर बना कर रह रहे हैं जब आपकी ज़मीन नहीं है? तो अगर मान लेते हैं वो व्यक्ति जबरन रह रहा है, उसके पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, तो कानूनी तौर पर किसी भी हालत में उसको उस ज़मीन पर से हटना पड़ेगा। तो इसी प्रकार का आपका भी समस्या हो सकता है। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे क्या करना है, नहीं करना। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना समस्या लिखिए, हम जो है हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा। आप उस रास्ते को जो है समझ सकते हैं, उस रास्ते पर जो है पहल करने का एक प्रयास कर सकते हैं। अगला सवाल है, सर मेरे दादाजी 1908 में ज़मीन केवाला लिए थे जिसका दाखिल खारिज नहीं कराए, ज़मीन जो है कब्जा में है, 8 कट्ठा है, तो क्या होगा? देखें, सबसे बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा समस्या है। 1908 की बात है यहाँ पर जो है कि जो 1908 में ज़मीन का जो है ना, जो भी व्यक्ति ज़मीन का केवाला लिया और केवाला नहीं, जो लेने के बाद जो है ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया। अब दाखिल खारिज अगर नहीं कराएगा तो ये बड़ा समस्या है कि जो व्यक्ति मान लेते हैं ज़मीन का विक्रेता होगा, यहाँ पर कि यहाँ पर कोई तो ऐसा होगा जो विक्रेता होगा, तो ये केवाला जो है दाखिल खारिज नहीं होने की वजह से आगे नहीं बढ़ा। ये कागजात जो है फिर से नया अगर भूमि सर्वेक्षण कहीं पर होगा तो यहाँ पर ये दूसरे के नाम से बन जाएगा और ऐसा हो सकता है। तो ज़मीन सबसे बड़ा चीज़ है ना, ज़मीन कब्जा में है, तो कब्जा में है तो बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर तो पोजीशन कायम है, कागजात के तौर पर केवाला है, लेकिन वर्तमान स्थिति में जो जिस आधार पर कागजात अपडेट होना चाहिए वो अपडेट नहीं है। अब इस केवाला का दाखिल खारिज अभी वर्तमान में आप हो सकता है कि सरकार के द्वारा जो है इस पर रोक लगा दिया गया होगा। अगर इसमें पुराना प्लॉट नंबर दर्ज होगा, इसमें पुराना जो दस्तावेज है, पुराना जो मैप है, उसके आधार पर अगर सब कुछ कायम होगा तो अब इसको नए के आधार से करने के लिए ना सबसे पहले आपको जो है ना सिविल सूट में जाना होगा। और ये हो गया सिविल सूट में हम क्यों जा रहे हैं, हम क्या करेंगे सिविल सूट में जाकर? तो सिविल सूट में जाकर आप अपने दस्तावेज का सत्यापन करेंगे, मतलब आपका दस्तावेज सही है
ये जो है ना कोर्ट के द्वारा तय होगा कि वर्तमान स्थिति जो है अभी, और वर्तमान जो एक तरह से देखा जाए कि जो कागजात अभी चल रहे हैं उसके अनुसार जो है आपका नाम दर्ज होना चाहिए। अब यहाँ पर भी अभी दाखिल खारिज के लिए आप अप्लाई करेंगे, विक्रेता जो था उसके नाम से तो कोई भी ऐसा जमाबंदी पंजी कायम है नहीं जो कि यहाँ पर जो है आप उसका ज़मीन उससे माइनस कर दिया जाए। बहुत सारे उत्तराधिकारी के नाम पर हो सकता चला गया होगा, इसलिए दाखिल खारिज तो बेहद ज़रूरी है। नामांतरण जो है इसीलिए ज़रूरी होता है, देखें कि वर्तमान में सरकार का रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो गया, आप सरकार को राजस्व दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई समस्या नहीं होता है। और किसी भी समस्या से जो है निपटने के लिए आपको आपके पास सारा प्रूफ जो है मौजूद रहता है। या आपके पास उस समय ज़मीन का केवाला भी था तो भी अगर अपना सर्वे जो भूमि का सर्वेक्षण प्रक्रिया होता, अगर उसमें नाम दर्ज करा लेते तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होता। अगर आपके क्षेत्र में मान लेते भूमि का सर्वे हुआ नहीं है, ये नहीं 1908 वाला ही प्रक्रिया है, तो भी देखें ये काफ़ी समय बीत चुका है। आप अगर अपने क्षेत्र में जो भी तहसीलदार हैं, राजस्व अधिकारी हैं, उनसे जाकर बात करेंगे, उनको आवेदन देंगे कि ऐसा समस्या है, और उसके बाद देखेंगे आखिरकार वहाँ का जो प्रक्रिया है, अगर वो कहेंगे कि नहीं इसका जो है सत्यापन करना, इसको जो है एक तरह से आप जो है साबित करके अपने डॉक्यूमेंट को लाइए, तब तो आगे का प्रक्रिया होगा, नहीं तो नहीं होगा, तब तो फिर आपको करना पड़ेगा। अगला सवाल है सर मेरे दादा की ज़मीन जो है यहाँ पर जो सर्वे हुआ, सर्वे में दूसरे के नाम चला गया, लोग कब्जा जो है कब्जा ले गया, बोला हमारा जो है जोत में गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वकील को दिखाया, उसने जो है यहाँ पर जो भी किया, और हमारे जो है यहाँ पर एडीएम को जो है नोट भेजते, जिससे जो कब्जा किया उसको सर मैं परेशान हो गया। देखिए हम आपको बता दें, सीधी सी बात है, आपका यहाँ पर दादा का ज़मीन है, ये ऐसे समझ लें, ठीक है, दादा का ज़मीन है। अब दादा का ज़मीन मान लेते हैं कि ये दूसरे के नाम पर अगर चला गया, दूसरे के नाम पर चला गया, तो ये नाम क्या करना, पहले हटाना, कब्जा किया नहीं किया, कब्जा वापस लेना, ये तो ठीक है आपका कानूनी प्रक्रिया है। पहले कागजात से आप स्ट्रांग हो जाइए और कब्जा तो वापस आपको मिलेगा ही। तो दूसरे के नाम पर जो गया वो नाम आखिरकार कौन काटेगा, ये सवाल होता है। कि अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई पुराना दस्तावेज है, वो दस्तावेज सरकार का जो भूमि सर्वेक्षण का कार्य है, वह ज़मीन सर्वे का जो काम है, उसमें दूसरे के नाम दर्ज हो गया, तो आखिरकार इसको रद्द कौन करेगा, इसको कैंसिल कौन करेगा। तो हमारा कानून ये कहता है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, सरकार भी ये कहती है कि देखें अब ये हम काम बंद कर दिए हैं, अब हमारे अधिकारी जो हैं ये काम नहीं कर रहे हैं कि जो पुराना सर्वे है उससे नया सर्वे में सुधार करने का। अब हम ये मौका पहले दे चुके हैं, अब हम नहीं देने वाले हैं। अब जो लोगों को समस्या है वो अब जो है एक तरह से जो सिविल कोर्ट है वहाँ जाए, दीवानी न्यायालय जाए और वहाँ पर अपना बात रखे, उनको जजमेंट मिलेगा तो फिर हम ये जो उसको जो है एक तरह से उसका अधिकार लौटा देंगे, कोई समस्या नहीं है। तो ये प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा लोगों को। अगर मान लेते हैं सरकार जो है कह रही कि नहीं आप खुद दीवानी न्यायालय जाइए, वहाँ पर अगर आपको आदेश, आपके पक्ष में जजमेंट होता है, आपके पक्ष में फैसला होता है, तो हम आपको जो है जो आपकी संपत्ति है जैसा कह रहे हैं वो वैसा करेंगे। लेकिन आज जो है हम ये काम बंद कर दिए हैं, कोई अधिकारी मेरा ये काम नहीं करने वाले हैं कि पुराना जो दस्तावेज है उसके आधार पर कोई सुधार कर दे। तो इसीलिए आज आपको जो है सबसे पहले अपने दस्तावेज में भी ठोस होना है और साथ में अपना जो पोजीशन, अगर कोई ज़मीन कब्जा भी कर लिया उसको वापस भी प्राप्त करने के लिए आपको कानूनी लड़ाई लड़नी है। अगला सवाल है सर मेरे पापा ने घर बनाया है लगभग 1984 के आसपास, मगर जो है ना उसका केवाला नहीं मिल रहा है और ना ही जमाबंदी कायम है, अब क्या करें। देखें सबसे बड़ी बात है कि कोई भी ये ज़मीन है और इस ज़मीन पर मान लेते हैं आपके पिताजी जो है घर बना दिए 1984 में, यहाँ पर बना हुआ है मकान। अब मकान बना लिए ज़मीन पर, तो आप कह रहे हैं कि ज़मीन का केवाला नहीं मिल रहा है। तो देखें ये क्या होता है कि केवाला ज़मीन का ढूंढना पड़ेगा। अगर आपकी ज़मीन खरीदी हुई है तो इसका जो है कानूनन जो है नकल मौजूद रहता है और इस नकल के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, नकल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो ज़िला है वो जिला निबंधन कार्यालय में आप अगर नकल निकाल लेंगे तो आगे जो भी कायम होना होगा वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नकल नहीं निकालेंगे, यानी आपको कोई जानकारी नहीं है केवाला कब हुआ, लेकिन फिर भी आप अगर आपको ये पता है ना
कि आपके ज़मीन का केवाला हुआ है, तो ये नकल आप जरूर निकालें। नकल निकाल लेंगे तो फिर जो ज़मीन का जो एक तरह से डुप्लीकेट आप कह सकते हैं केवाला हो गया, तो डुप्लीकेट केवाला ये मतलब हो गया कि डुप्लीकेट कॉपी केवाला का निकल गया। तो इसके आधार पर आप जो है दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे, और दाखिल खारिज के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर वो आपकी ज़मीन का जो म्यूटेशन है वो कायम होगा, और ज़मीन का जो जमाबंदी है वो दर्ज हो जाएगा, और आप सरकार को राजस्व दे पाएंगे, आपके ज़मीन का रसीद कटने लगेगा। तब कोई समस्या नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति आकर जो है आपको परेशान नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति आकर किसी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकता है। अगला सवाल है, मेरे जो 3 दादा थे और एक दादा जो है, एक दादा ने अपना जो है ना हिस्से की ज़मीन को बेचकर दूसरे जो है गांव जाकर बस गए, लेकिन जो है खतियान में उनका भी नाम है। खतियान में नाम होने के कारण जो है सिविल कोर्ट में बंटवारा का जब केस किए हुए हैं और सर्वे के लिए जो है अपना वंशावली भी बनाकर वो दे दिए हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, कृपया जो है मार्गदर्शन करें कि यहाँ पर जी मैं गोपालगंज से हूँ और क्या जो है आप यहाँ पर जो है आपसे मुलाकात। देखें, हम आपको बता दें, ये समझने वाली बात है और जानने वाली बात है, और हम आपको पूरा प्रक्रिया जो है कहीं जो है कोई यहाँ पर नहीं है, आप डायरेक्टली इसको समझ सकते हैं, कोई बड़ा आपका समस्या जो है नहीं। अगर वैसा होता तो फिर हम आपसे ज़रूर संपर्क करते। तो आखिरकार इसमें करना क्या है ये आप देख लें कि अब यहाँ पर देखें, ये भी दादा हैं, ठीक है, ये भी दादा हैं, ये भी दादा हैं, ठीक है, और ये भी दादा, तीनों भाई होंगे। अब ये आप कह सकते हैं कि ये मान लेते हैं बड़ा दादा है, ठीक है, और ये यहाँ पर छोटा दादा है, तो ये आपके दादा हो गए। अब यहाँ पर जो जितनी संपत्ति है मान लेते हैं, तो इसमें 3 दादा में एक दादा जो थे ना वो अपने हिस्सा का ज़मीन वो बेच दिए। मान लेते हैं कि ये जो थे ये क्या किए, अपना सारा संपत्ति को बेचकर ख़त्म कर दिए। मतलब ये ज़मीन में से जितना हिस्सा शेयर होना चाहिए ये इन्होंने ख़त्म कर दिया, ये सारा ख़त्म हो चुका है। अब बचा 2 शेयर, लेकिन ये जो है ना सभी इनके जो पिता थे है ना, इन्हीं के नाम पर दर्ज है, सारा ज़मीन इन्हीं के नाम पर दर्ज है। अब ये जो है एक तरह से खतियान को अगर देखा जाए तो इनका जो पिता है आपके दादा का, उन्हीं के नाम पर दर्ज है। तो ये बेच भी दिए, तो जो व्यक्ति खरीदा है उसका केवाला हो गया, दाखिल खारिज करा लिया, लेकिन ज़मीन का जब खतियान देखा जाएगा तो इनमें ये जो है ना पिता का नाम दर्ज है, सभी लोग उत्तराधिकारी होंगे कानूनी तौर पर। तो अब इसमें आखिरकार जो है ना आपको करना क्या है, एक बड़ा यहाँ पर समस्या है कि करना क्या है। देखें, यहाँ पर ये होता है ना कि आप 2 जो हैं यहाँ पर जो है हिस्सेदार हैं, वो आप एक तरह से क्या करेंगे, पंचनामा जो है बनवाने का प्रयास करेंगे, और पंचनामा जो बनवाएंगे तो पंचनामा में तो आपका जो भी शेयर बनता है वो सारा दर्ज करेंगे, ठीक है, टोटल खतियान के हिसाब से। और इसमें वो बात स्पष्ट कर देंगे कि जो शेयर उनका था वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को यहाँ पर बेच चुके हैं, और आप क्या करेंगे उस हिसाब से आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे। अब वो दादा जब इतना परेशान करने को तैयार हैं, जो वंशावली वो खुद बनवा लिए हैं ज़मीन भूमि सर्वे अपने नाम कराने के लिए, तो हो सकता है कि इसको वो रिजेक्ट भी करवा देंगे। अब आप जो है कोर्ट, मान लेते कोई भी जाकर पार्टीशन सूट अगर कोई करेगा सिविल कोर्ट में, मान लेते हैं बंटवारा का अगर करेगा, सिविल कोर्ट अगर जाएगा, ठीक है, तो सिविल कोर्ट जाने से जो है उनका वो बंटवारा जो है का केस अगर किए हैं ना, तो बंटवारा में उनका जितना शेयर बनता है, जितना हक बनता है, उससे अधिक वो नहीं ले सकते। अगर वो संपत्ति जो है बेच दिए हैं ना और वही उस ज़मीन की रजिस्ट्री किए हैं, तो कानूनी तौर पर उनका शेयर जाएगा, उनका हक जाएगा। यानी आपका यहाँ पर कुछ नहीं जाने वाला है, कानूनी तौर पर जो भी होगा उनके साथ ही होगा। नाना का ज़मीन मेरा मामा का बेटा जो है, और जो है बेटे के नाम पर दान पत्र के नाम से रजिस्ट्री कर दिया है, क्या उस ज़मीन को नानी के जो है यहाँ पर बेटी को अधिकार मिलेगा? देखें, हम बता देते हैं आपको कि दान पत्र जो होता है ना, सबसे पहले दान पत्र जो किया जाता था, तो दान पत्र करने का भी बहुत सारा नियम है और कानून है। अगर ना अभी वर्तमान में नानी नहीं है, दान पत्र पर आप दावा कर रहे हैं, तो ये दावा आप सिविल सूट में आप कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में आप जो है ना उस दान पत्र को चैलेंज कर सकते हैं। अब बहुत सारा सिचुएशन होता है, कंडीशन होता है, दान पत्र के बहुत सारे मायने हैं। तो दान पत्र को लेकर अगर हम आपको डिटेल से बता देंगे कि दान पत्र जो है आखिरकार उसका क्या कानूनी अधिकार है, क्या जो है ये दान पत्र होता क्या है, और कब इसको जो है किया जाता है, किसको दिया जाता है,
तो आप जो है बने रहेंगे और हम आपको बताएंगे आखिरकार जो है ये दान पत्र के लिए, लेकिन कानूनी तौर पर आप जो है दावेदारी कर सकते हैं। अगला सवाल है, दादा के नाम से जमीन है, उसमें से एक भाई हमको रजिस्ट्री कर दिया है, जमीन खतियानी है जो कि यहाँ पर जो है बेलगन है, हम लोग रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज हो गया है, रसीद भी कट रहा है, ऑनलाइन यहाँ पर जो है सर्वे यहाँ पर किसके नाम होगा। देखें हम आपको बता दें, कोई भी ज़मीन का अगर रजिस्ट्री हो गया ना, वर्तमान में रजिस्ट्री हो गया और साथ में जो है दाखिल खारिज हो गया, दाखिल खारिज हो गया, म्यूटेशन कायम है, आपका ऑनलाइन जो है वो भी सारा कुछ जो है रसीद कट रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके नाम जो है जो भी पंजी आएगा तो आपका जो है ज़मीन वो आपके नाम, और आपका दखल भी कायम है तो आपके नाम। और सरकार ही अगर आपके ऊपर मान लेते कोई भी ऐसा मसला जिसके साथ भी होता है, अगर सरकार के द्वारा अगर मान लेते रोक लगाया गया तो ठीक है, अगर सरकार के द्वारा रोक नहीं लगाया गया तो कहीं भी आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी समस्या आपके साथ जो है वो नहीं हो सकता है। अगला सवाल है कि अगर सास जिंदा है और सास का पति जो है यहाँ पर और बेटा दोनों जो मर गया है, मान लेते हैं कि जो सास है ना, सास यहाँ पर जो है वो जिंदा है, और अगर सास जो है जिंदा है और जो है यहाँ पर, और पति जो है यहाँ पर, और जो यहाँ है पति और यहाँ पर बेटा दोनों मर गया है, और बहू सास की जो है देवरानी के बेटे से जो है शादी करे और वो जो है उसकी 2 बेटी है, अब वो जो है पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांग रही है। बहू के जो है यहाँ पर पति के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सारी प्रॉपर्टी सास के नाम पर है। तो ऐसे में जो है इस सिचुएशन में जो है सास क्या करे। तो देखें, अगर कोई भी सास है, अब बहुत लोग सवाल नहीं समझे होंगे तो उनको हम बता देते हैं। देखें, देवरानी और जेठानी का जो कहानी होता है ना, कि जो सास है ना, तो सास का जो यहाँ पर जो देवर होंगे, मान लेते हैं इनका जो पति होगा और पति का जो यहाँ पर भाई होगा, ठीक है, तो वो उनके देवर कहलाते हैं। और देवर की जो पत्नी होगी वो कहलाती है देवरानी, वही हुआ यहाँ पर देवरानी। अब ये देवरानी का जो यहाँ पर बेटा है ना, इनका बेटा, तो इनका बेटा से जो है इनकी जो बहू थी यहाँ पर वो विवाह कर लेती है, शादी कर लेती है। तो ये जो है जो भी प्रॉपर्टी है इनके नाम पर दर्ज है। देखिए, इनके नाम अगर कोई प्रॉपर्टी है तो इनका देवर का क्या अधिकार, नहीं अधिकार है। तो देवर का अधिकार नहीं, देवरानी का अधिकार नहीं, देवरानी का बेटा का क्या अधिकार होगा, कोई अधिकार नहीं होगा। अब अगर पैतृक संपत्ति मांग रही है तो बहू का जो पति के नाम कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं, सारी प्रॉपर्टी जो है वो सास के नाम पर है। तो सास का अगर मृत्यु हो जाता है, मान लेते हैं, ठीक है, जो इनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में, अब देखें, एक होता है कि पैतृक संपत्ति है। अब पहला जो पति था उनसे अगर बच्चा भी है तो बच्चा भी जो जन्म से उत्तराधिकारी होता है पैतृक संपत्ति में। तो अगर वो बच्चा है तो बच्चा जन्म से उत्तराधिकारी है, तो सास मान लेते हैं अपने नाम पर अगर जमीन करवा भी ली है तो भी पैतृक संपत्ति में आप किसी का हक नहीं ले सकते हैं, अपने नाम पर जमीन करवा कर भी किसी का हक नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए इस बात को समझ लें, इस बात को जान लें कि पैतृक संपत्ति जो है ना, कानूनी तौर पर यानी ये पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, ठीक है, दादा परदादा की संपत्ति है, और कानूनी तौर पर इसमें सभी उत्तराधिकारी होते हैं, बेटा हो या बेटी हो, सभी को कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी बना दिया गया है। और बेटा और बेटी जन्म से उत्तराधिकारी है, जब बड़ा होगा तो कानूनी तौर पर उनका जो हक बनता है वो हक हासिल कर लेगा। तो इसलिए सास के नाम प्रॉपर्टी है या जिनके नाम प्रॉपर्टी है, अगर जो उनकी बहू है, उनके अगर बच्चे थे पहले, वो जो उनके पति हैं उससे अगर बच्चे हुए हैं तो उनका कानूनी अधिकार बनेगा। अगला जो सवाल है, पार्टीशन सूट में दूसरे जो अंशदार ने कुछ जमीन बिक्री कर दिया है और वादी को उस प्लॉट हिस्सा मिला है, तब ऐसी स्थिति में क्या यहाँ पर जो है क्या होगा, क्या वह जमीन मिलेगा। तो मान लेते हैं कि ये जो प्लॉट है, ठीक है, कोई वादी है, अब वादी जो है वो केस जो दर्ज किया है यहाँ पर, तो ये देखें, ये प्लॉट मान लेते हैं कि पार्टीशन सूट में दूसरा अंशदार जो है जमीन मान लेते हैं, वादी का भी जमीन हिस्सा जो है शेयर जो है बेच दिया अगर है तो कानूनी तौर पर इनको जो शेयर, प्लॉट में कोई भी टुकड़ा हो जमीन का, अगर आपके पास रजिस्टर बंटवारा है तो अपने शेयर की प्रॉपर्टी बेच सकते हैं और अपने हिस्से
की जो प्रॉपर्टी है उससे अगर आप अधिक बेचे तो जो भी हिस्सेदार है वो सेल डीड को कैंसिल करा सकता है। और हम आपको बता दें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि सेल डीड पार्ट बाय पार्ट भी कैंसिल होता है। अगर बड़ा प्लॉट है, इसमें 5 हिस्सेदार हैं, अब एक हिस्सेदार वो ज़मीन जो है नहीं बेचा है, लेकिन 4 हिस्सेदार मिलकर जो है ये पूरी ज़मीन को बेच दिए हैं, ये पूरा ज़मीन। तो ऐसे सिचुएशन में एक हिस्सेदार जिस दिन चाहेगा ना अपना शेयर उसका जितना बनता है उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकता है। बाकी चारों बेचेंगे, वो अपना शेयर बेचेंगे। तो सेल डीड जो है पार्ट बाय पार्ट भी कैंसिल करने का कानून में प्रावधान है। अगला सवाल है झारखंड चतरा जिला जो है, एक उपाय बताइए सर। आपका वीडियो हम देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सिविल सूट चल रहा है और गवाही भी हो गया है, पैतृक संपत्ति है, केस किए हैं हम। अखिलेश यादव जो है मेरे दादाजी का नाम से संपत्ति है, मेरा क्या होगा? यानी मेरे चाचा जी 3 भाई हैं और हैं मेरे पापा। तो देखें हम आपको बता दें, अगर कोई भी पैतृक संपत्ति है तो इसमें जितना भी हिस्सेदार है ना, जितने भी हकदार हैं, 4 भाई हो, 5 भाई हो, बहन हो, सभी का कानूनी तौर पर समान अधिकार है। आप केस फाइल अगर किए हैं, सिविल सूट चल रहा है, तो आपको आपका जो हक है वो मिलेगा। जितना भी प्लॉट है उस सभी प्लॉट में आप हिस्सेदार हैं और कानूनी तौर पर वो शेयर तो आपको मिलना ही है। गवाही हो गया है, अब दूसरे पक्ष की गवाही जो है वो होना है। दूसरे पक्ष की गवाही भी होगा और उसके बाद जो है यानी दोनों पक्ष को देखते हुए जजमेंट दिया जाएगा, फैसला दिया जाएगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया। और यदि आप जो है एक हिस्सेदार हैं कानूनी तौर पर, तो आपका शेयर जो बनता है, आपका जो हक बनता है वो आपको जरूर मिलेगा। अगला सवाल है सर, मुंबई में मेरा घर है जो कि मेरे नाम पर है, लेकिन कब्जा दूसरे का है। उसके पास लाइट बिल है, राशन कार्ड है, उसका कब्जा 22 साल हो गया है, लेकिन घर अभी उसके नाम नहीं है, नहीं करा पाया है। अभी भी घर मेरे नाम से है और वो जो है घर मुझे मिल सकता है क्या? तो देखें ये जो है ना, सबसे पहले 22 साल से अगर उसका कब्जा है ना, तो आप विलम्ब नहीं करें। आप जो है सिविल कोर्ट में जो है जाकर केस फाइल कर दें उसके खिलाफ, जो है पोजीशन का कि आपका ज़मीन को वो कब्जा कर लिया, आप बाहर रहते थे, आपको जानकारी नहीं थी, आप उसको जो है दिए थे देख रेख करने के लिए, लेकिन कब वो जो है एक तरह से बिजली का बिल बना लिया है ना, बिजली बिल बना लिया, और जो है एक तरह से कब वो राशन कार्ड बनवा लिया। तो ये सब जो है वो गैर कानूनी तरीके से मेरी संपत्ति को हड़पने के लिए किया है। और आप जैसे उसके ऊपर इस तरह का केस फाइल करेंगे ना, उसको भी जवाब देना पड़ेगा। अरे ज़मीन का जब उसके पास कागजात नहीं है, ऐसा समझ लें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है ना जिसके पास ज़मीन का डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके पास ज़मीन का कागजात नहीं है, कानूनी तौर पर वो ज़मीन का मालिक नहीं है, और अगर वो कानूनी तौर पर ज़मीन का मालिक नहीं है तो कानूनी तौर पर उसको कोई भी अधिकार नहीं है कि उस संपत्ति को हड़प ले। तो इसलिए आपकी संपत्ति आपको वापस जरूर मिलेगी। अगला सवाल है, पूरा रिकॉर्ड मेरे पूर्वज के नाम है, 1962 में दूसरे व्यक्ति जो है नाम पर हो गया है और दूसरा व्यक्ति कब्जा करके रसीद कटा रहा है, अब मेरे नाम कैसे होगा? अगर 1962 की बात है तो 1962 में जो है, और दूसरा व्यक्ति अगर अपना नाम दर्ज करा लिया है ना, तो आखिरकार किस प्रकार से नाम दर्ज कराया है? कब्जा करके रसीद कटा लिया, या ज़मीन का खतियान जो नया खतियान बना वो उसके नाम पर बन गया, या सिर्फ उसके नाम पर रसीद है? जो भी है, रसीद है तो कहानी कुछ और होगा, खतियान बन गया है तो उसकी कहानी कुछ और है। तो अगर ज़मीन का खतियान ही वो अपने नाम पर 1962 में जो है एक तरह से करवा लिया है, और आज आपका जो पुराना खतियान है, पुराना रिकॉर्ड है, अगर वो आपके नाम पर है तो उसके आधार पर आप जो है टाइटल का दावा कर सकते हैं, और टाइटल का दावा कानूनी तौर पर करके आप जो है एक तरह से इसका जो नया खतियान बना है इसको रद्द करवा सकते हैं। और आपके पक्ष में जैसे ही जजमेंट आएगा इसका रसीद भी रद्द हो जाएगा और आपके नाम पर ज़मीन का जो है वो दाखिल खारिज जो है वो कायम होगा। राजस्व अधिकारी आपके नाम पर म्यूटेशन कायम करेंगे, इसलिए कि देखें जजमेंट जो है ना वो एक सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। ये जो दस्तावेज है, अब मान लेते हैं इस दस्तावेज को वेरीफाई करके कोर्ट के द्वारा जजमेंट दे दिया गया, तो ये जजमेंट के आधार पर जो है अब आपका म्यूटेशन कायम हो जाएगा, अब आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। ये है पूरा प्रक्रिया।
इसी प्रकार का देखें कोई भी समस्या है, इसी तरह से हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या करना है, कैसे करना है। आप कमेंट करके आप अपना समस्या लिखेंगे। मेरा प्रयास रहेगा हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।